भारत भाग्य विधाता में आपका स्वागत है। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे बीच में है श्री यशवंत सिन्हा, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन उससे भी बड़ा इंट्रोडक्शन उनका ये है कि वो इस देश के पूर्व वित्त मंत्री हैं। उन्होंने इस देश के लिए नीतियां बनाई हैं और उनका एक बड़ा योगदान रहा है हमारी अर्थव्यवस्था में। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि आज जो समस्या है, एक अजीब सा माहौल है। आप देखिए कि रुपए की कीमत लगातार गिर रही है, स्टॉक मार्केट बुरी हालत में है, अनएम्प्लॉयमेंट है और ज़रूरी सामान का जो दाम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो एक अजीब सा अर्थव्यवस्था को देखें तो एक अजीब सा माहौल है, डर का माहौल है और लोगों को ऐसा लगता है कि वो रिसेशन का जो पुराना वक्त है वो लगता है दोबारा से लौटने वाला है। आप इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं और आपको क्या लगता है ये सब क्यों हो रहा है इस वक्त? आप अगर भारत की अर्थव्यवस्था को पिछले दशक और उसके पहले पिछले 15-20 सालों में देखें तो आप पाएंगे कि महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा तेजी से 2008, 9, 10 वर्ष जो थे वहाँ से बढ़नी शुरू हुई। और ख़ास करके कौन सी महंगाई, जिसको रिटेल इन्फ्लेशन कहते हैं या जिसको कंज्यूमर का इन्फ्लेशन कहते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक मानक है जिसमें हम मेज़र करते हैं, एक मानक है होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को अगर आप देखेंगे तो लगभग 2009-10 से यह, और उसमें भी जो फूड इन्फ्लेशन का पार्ट है वो लगभग 10% या उसके ऊपर रहा है। जो आपने कहा कि हम गरीब हो रहे हैं, तो हर साल हमारे देश के भीतर हमारी जो क्रय शक्ति है रुपए में वो 10% या उससे अधिक से घटती जा रही है। तो 5 साल में 50% घट गई। तो 1 रुपया जो था 2009 में वो आज 50 पैसे ही रह गया। तो हम इसको महसूस करते हैं क्योंकि हमारी आमदनी में शायद उतनी बढ़त नहीं हो रही है। आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ आंकड़े हम बता देते हैं कि 2004 से लेकर अब हम 2013 में बैठे हैं। कुछ जो आप ऐसी वस्तुएं जो कि आप इस्तेमाल करते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उदाहरण के तौर पर चीनी का दाम 14 रुपए से बढ़कर अब 36 रुपए हो गया है। 157% की बढ़ोतरी महंगाई उसमें हुई है। चाय जो कि आप सब पीते हैं 80 रुपए से बढ़कर अब 210 रुपए का दाम हो गया है। 162% महंगी हो गई है। पेट्रोल की अगर आप बात करें तो 2004 से अब तक पेट्रोल में 112% के दाम बढ़ गए हैं और डीजल की जो बढ़ोतरी हुई है वो है 126%। तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं 2004 से लेकर 2013 के दाम। यानी अगर आप सरल शब्दों में समझें तो आमदनी 98 है और खर्चा रुपया है, चाहे वो आप और हम हो या फिर वो सरकार हो। लेकिन सिन्हा साहब, अभी हम बात कर रहे थे सारी नीतियां जो बनती हैं वो WPI के हिसाब से बनते हैं, यानी होलसेल के दाम के आधार पर बनती हैं। उसी के हिसाब से आप इन्फ्लेशन के डेटा निकालते हैं और जनता को ये बताते हैं कि देखिए इन्फ्लेशन का जो रेट है वो इतना है, जबकि CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी वो जिस पर हम खरीदते हैं, WPI और CPI में बड़ा भारी फर्क होता है। हम ये समझकर बैठे रहते हैं कि महंगाई काबू में है और जब बाजार जाते हैं तो हमको समझ में आता है कि महंगाई तो काबू में नहीं है। तो फिर ये जो आंकड़ों का जो खेल है ये सरकार क्यों गुमराह करती है? और सरकार में मैं चाहे वो NDA की सरकार हो या UPA की हो। NDA की UPA का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि एक सिस्टम चला रहा है, एक सिलसिला चला रहा है जिसमें हम महंगाई को WPI के रूप में आंकते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के रूप में आंकते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर होता है, एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल वर्कर्स होता है। और ये सब इतना भयानक कन्फ्यूजन पैदा करता है कि इसको ठीक ठाक करने के लिए सरकार में एक कमेटी बनी, एक्सपर्ट्स की कमेटी बनी और उन्होंने इस पर विचार करके कुछ सिफारिशें दी कई साल पहले। उन सिफारिशों पर अमल नहीं हुआ। तो आपसे हम ये जानना चाहते थे कि जब आप वित्त मंत्री थे तो आपने इसको बदलने के बारे में सोचा क्यों नहीं? नहीं, बदलने के बारे में सोचा और मैंने आपसे कहा ना कि एक विशेषज्ञ समिति बनी, क्योंकि ये इतना आसान मामला नहीं है कि हम और आज बैठ के इसको तय कर दें। इसलिए विशेषज्ञों की समिति बनी कि इसको देख लो और सुझाव दो कि इसमें कैसे बदलाव किया जाए। वो विशेषज्ञों की समिति की रिपोर्ट आई UPA के टाइम में, तब तक हम लोग सरकार से बाहर हो गए थे और उस पर जितना अमल होना चाहिए था जिस प्रकार वो अमल नहीं हुआ। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं कह दूं कि
WPI हो या CPI हो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, आपने जैसा कहा कि आम लोगों को उससे कोई लेना देना नहीं है कि आप वीकली आंकड़े दे रहे हैं कि मंथली आंकड़े दे रहे हैं। हम तो रोज बाजार में जा रहे हैं और हमको नजर आ रहा है, महसूस कर रहे हैं कि कितनी कीमतें बढ़ रही हैं, किस प्रकार बढ़ रही हैं। तो जनता रोज इससे जूझ रही है। आर्थिक आपने कहा कि नीतियां बनाने के लिए, नीतियों को बनाने के समय इसको ध्यान में रखना आवश्यक जरूर है। क्या आप मानते हैं कि WPI को अब इस नीति को बदलना चाहिए? और अगर आप दोबारा सरकार में आए और अगर आप दोबारा वित्त मंत्री बने तो क्या आप इसको बदलेंगे? नहीं, अगर छोड़ दीजिए बने नहीं बने, लेकिन मैं ये कहता हूं कि इसको करने की आवश्यकता है। खास करके जिसको मैंने कहा ना कि आम आदमी का जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, उसको साफ तौर पर समझने की जरूरत है। लेकिन मेरा मानना यह है कि महंगाई ऐसे भी बढ़ती है और महंगाई ऐसे भी बढ़ती है, माने वर्टिकली भी बढ़ती है और हॉरिजॉन्टली भी बढ़ती है। हॉरिजॉन्टली कैसे बढ़ती है कि मान लीजिए कि खाद्य पदार्थों की कीमतं में वृद्धि हुई तो कहीं ना कहीं उसका असर पड़ेगा मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स के ऊपर जी। तो मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स के ऊपर पड़ेगा तो ये लैटरल मूवमेंट हुआ, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हुआ, और उसके बाद ये यहाँ बढ़ा तो ये ऐसे बढ़ा, कभी ये ऐसे बढ़ा तो कभी इस तरह, दोनों में एक संबंध है। आपके पास क्या फॉर्मूला है? मान लीजिए चाबी आज आपके पास आ जाए तो सबसे पहले तो हम डॉक्टर को बदलते, जो डॉक्टर मरीज को इस हालत में पहुंचा दिया, दिस डॉक्टर ने। आप डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करें या डॉक्टर चिदम्बरम की बात? हर तरह के डॉक्टर या डॉक्टर मोन्टेक सिंह आलूवालिया, पूरे डॉक्टर्स की टीम के बारे में हम कह रहे हैं कि उस टीम को बदलना जरूरी है ना भाई। आपने पेशेंट को डेथ बेड पर लिटाया हुआ है और आप हमको बुला कर रहे हैं कि बताओ क्या करोगे। पहले तो हम कहेंगे ये टीम बाहर जाओ, लेकिन वहीं पर इंपॉर्टेंट है जो मैं आपसे कहने जा रहा था जब आपने ये सवाल मुझसे किया। 2002-03 में हम लोगों ने क्या किया था? 40 मिलियन टन अनाज कम पैदा हुआ, हमारे गोदाम में 65 मिलियन टन अनाज उस समय पड़ा हुआ था। हमने उसको लिबरली, जिसको कहते हैं, बांटा, खूब बांटा, मुफ्त राज्यों को मुफ्त में दिया कि ले जाओ गेहूं, चावल, और फूड फॉर वर्क प्रोग्राम शुरू करो। तो आप कह रहे हैं कि जो अभी हमारे जो स्टॉक्स में जो है अनाज, उसको उतने ही लिबरली अभी बांट देना चाहिए, तो स्टेट्स को देना चाहिए। 80 मिलियन टन से ज्यादा अनाज है जो सड़ रहा है, और अभी शरद पवार ने एक पार्लियामेंट में एक सवाल के जवाब में कहा है कि 40,000 करोड़ रुपए का अनाज बर्बाद हो रहा है प्रति वर्ष, क्योंकि आपके पास सुविधा नहीं है उसको कहीं नहीं। ओपन में पड़ा हुआ है, ओपन में पड़ा हुआ सड़ रहा है और हम उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। आपने कहा हम क्या करते? हम अगर आज वित्त मंत्री होते तो मैं कहता कि सरकार फैसला करे कि हम 15 मिलियन टन, 20 मिलियन टन अनाज तुरंत मार्केट में भेजेंगे। आप देखिए कैसे कीमतें गिरती हैं। सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है ना, सप्लाई कीजिए, कीमतें गिरेंगी। और एक दफा जब फूड इन्फ्लेशन, महंगाई, इस पर हम अटैक करेंगे ना, तो उसका असर फिर सारे चीजों के ऊपर होगा। कोई 3 कदम अगर हम उठाएं जिससे कि हमारे देश का अर्थव्यवस्था का जो माहौल है वो सुधर जाए, ये मेरा आखिरी सवाल आपसे। ठीक है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सारी जो हमने चर्चा की उसके मूल में जो मौलिक संकट है वो है विश्वास का संकट। आज क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस है हमारे देश में। तो क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस आप कैसे दूर करेंगे? ये पहला प्रश्न है। हम क्या करेंगे? हम पहले ऐसे कदम उठाएंगे जिसमें फूड सिक्योरिटी बिल को अबेयंस में रखना, इस तरह के कदम कि हम मीठी मीठी गोली बीमार पेशेंट को नहीं खिलाएंगे जिसमें उसकी बीमारी और बढ़े, बल्कि अगर हमको कड़वी दवा भी खिलानी पड़े उसको स्वस्थ करने के लिए तो उसको समझा के हम कड़वी दवा खिलाएंगे। ये एक विश्वास अपने अंदर होगा, आत्मविश्वास, तब हम उनके अंदर विश्वास पैदा कर सकते हैं। तो उसमें हमको कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। सरकारी घाटा कम करना यहीं से शुरुआत होगी। तो ये पहला काम हम करेंगे कि जिसमें विश्वास लौटे। और उसके बाद जैसे मैंने आपसे कहा कि 80-90 मिलियन टन अनाज जो हमारे गोदाम में रखा हुआ है, सड़ रहा है, उसको हम बड़े पैमाने पर मार्केट में भेजेंगे। फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे।
फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल करेंगे तो बाकियों के ऊपर उसका असर पड़ेगा, और बाकी इन्फ्लेशन जब कंट्रोल होगा तब रिजर्व बैंक को हम कहेंगे कि तुम अपना ब्याज दर कम करो। वो ब्याज दर कम करेंगे तो फिर इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट इंप्रूव करेगा, फिर हमारे जो देश के लोग हैं वो देश के भीतर इन्वेस्ट करेंगे, बाहर ले जाके पैसे को नहीं इन्वेस्ट करेंगे। जो सबसे बड़ी चुनौती है, इसलिए मैंने रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड की बात की, वो है कि देश के भीतर और देश के बाहर हम विश्वास कैसे पैदा करें ताकि विश्वास का संकट दूर हो। फिर आप देखिएगा कि देश कैसे तेजी से आगे बढ़ता है। सिन्हा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप स्टूडियो में आए, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो आपने सुझाव दिए हैं ये जरूर सही कानों तक पहुंचेंगे, सही डॉक्टर तक पहुंचेंगे, ऑपरेशन थिएटर तक ये सवाल, ये जो सुझाव है ये पहुंचेंगे। सवाल बेहद मुश्किल है, लेकिन हम उसकी कुंजी ढूंढ रहे हैं, हम उसका जवाब ढूंढ रहे हैं, और ये ऐसा ताला है जिसकी चाबी किसी के पास है नहीं, और उस चाबी को हम ढूंढ रहे हैं। सलमान हम हमारे साथ हैं। सलमान सोज साहब कुछ कहना चाह रहे थे, पहले उन्हीं के पास हम चलते हैं। सलमान साहब, जो जनता है वो आपसे बस एक बात ये पूछना चाहती है, क्या आप ये आश्वासन दे सकते हैं कि अब आने वाले महीनों में महंगाई नहीं बढ़ेगी, चीजों के दाम नहीं बढ़ेंगे, या कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जिनके दाम सस्ते होंगे? ये आश्वासन दे सकते हैं आप कि जैसे जो आम जरूरियात हैं लोगों की, जो बेसिक नीड्स जैसे फूड प्राइसेस वगैरह, ये अगले कुछ महीनों में कम हो जाएंगी। खास तौर से क्योंकि मुझे पता है घर पे बैठे लोग हैं जो प्याज की बहुत बात करते हैं। आप देखेंगे जनवरी तक प्याज की प्राइसेस जो अभी जो लोग कहते हैं 60 से 80 रुपए फी किलो है, वो देखिए आप जनवरी 2014 में कि बिल्कुल पुरानी लेवल पे आ जाएंगी, क्योंकि हम देख रहे हैं सप्लाई बढ़ रही है, साउथ से सप्लाई बढ़ रही है, और मानसून सीजन जैसे हम देख रहे हैं कि अच्छा हो रहा है, उससे भी फूड प्राइसेस कम हो जाएंगे, इन्फ्लेशन पे कंट्रोल रहेगा। लेकिन मैं आपको फिर बताता हूं, घर पे जो बैठे लोग हैं उनको भी बताता हूं कि हमारे यहां पर स्ट्रक्चरल कुछ इश्यूज हैं, क्योंकि इंडिया एक लो इनकम कंट्री से मिडिल इनकम कंट्री की तरफ चल रही है, जिसमें सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स की बहुत जरूरत है। उस पर हम सबको मिलकर काम करना है, लेकिन वो मीडियम और लॉन्ग टर्म। लेकिन अब महंगाई और नहीं बढ़ेगी। इस मुल्क का नहीं, मेरे ख्याल में महंगाई का काफी कंट्रोल होगा, लेकिन इस मुल्क का फ्यूचर, मीडियम और लॉन्ग टर्म फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आप दुनिया के किसी भी जो रीजनेबल या ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिस्ट से पूछ लीजिए, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मार्केट है दुनिया के लिए, बहुत बड़ा मार्केट, इसको कोई नेग्लेक्ट और इग्नोर नहीं कर सकता। जी सलमान साहब, आपकी बात अच्छी लगी, और मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी बात सुन के तमाम जो हमारे जो लोग हैं वो भी छोटे मोटे अर्थशास्त्री तो बन ही जाएंगे। पवन जी, आप कुछ कहना चाहते थे? हम बात कर रहे थे चाबी की, हम बात कर रहे थे सॉल्यूशन की, और हम ये बात कर रहे थे कि क्या अब अगले एक साल में अगर हम बात करें, लॉन्ग टर्म में नहीं जाते, क्या हमें कोई राहत मिलेगी, या अगले साल इससे भी ज्यादा पैसा हम दे रहे होंगे? देखिए, राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं हमेशा कहता हूं, आप इसको चाणक्य की वाणी समझ लीजिए, नीतियों पर अर्थशास्त्र खड़ा होता है। वो ऐसा एक हिलता डुलता ये नहीं है कि थपेड़ों में आए, बाहर से आ गए, यहाँ कुछ नहीं हुआ, ढीली हैं। मैं बार बार आपको कहता हूं, देखिए भारत एक विकासशील देश है, 1.2 बिलियन पीपल है, उसकी बहुत पोटेंशियल, बहुत अद्भुत क्षमता है। पर अगर आप समझते हैं कि भारत का अर्थशास्त्र बिना प्रशासनिक प्रतिभा के चल सकता है, तो यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी। जी रोहित जी, जैसा इन्होंने कहा, एक नया एक्टर आ गया, ऐसा लग रहा है कि अर्थशास्त्र पर एक फिल्म थी, उसमें एक नया नायक आया, एक नया एक्टर आ गया, कोई दबंग, और अब उसने आते ही 2 दिन में सब कुछ ठीक कर दिया। वी हैव गॉट सम एंग्री यंग मैन, और उसने सब बढ़िया कर दिया आते ही। आरबीआई के जो नए गवर्नर हैं उनके बारे में ऐसा लग रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि उनके पास कोई भी जादू की कुंजी नहीं होती, आरबीआई गवर्नर की भी बहुत सीमाएं होती हैं, और जैसे आपने कहा, हमें अब ऑन द वन हैंड ऑन द अदर हैंड वाले 2 हैंडेड इकोनॉमिस्ट नहीं चाहिए, हमें 1 हैंडेड इकोनॉमिस्ट चाहिए जो कहता है ये दिशा है और ये दशा है। और ईमानदारी से अगर हम महंगाई पे कर्ब ना कर सके, महंगाई का नंबर तो बता दिया करें, जो असली में ये लोग देते हैं अपनी जेब से वो तो बता दें। ये तो भारत के 120 करोड़ भाग्य विधाताओं का मेरे ख्याल से अधिकार है। हम प्रदीप चौधरी के पास चलते हैं। बात कर रहे थे रोहित जी बैंक की। आप में से बहुत सारे लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता रखते होंगे, उसमें पैसा जमा कराते होंगे, और उसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है प्रदीप चौधरी, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। उनके पास चलते हैं। प्रदीप जी, महंगाई बढ़ रही है और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ग्रोथ रेट कम हो गया है,
क्या वाकई आपको लगता है ग्रोथ रेट कम हुआ है और उसी की वजह से ये सब हुआ? ग्रोथ रेट निश्चित रूप से कम हो गया है, 4% है, उससे ऊपर गया। और जो सबसे चिंता का विषय है कि जो नौकरी की परिस्थिति है, जो जॉब मार्केट है, उसमें काफ़ी डिटेरियोरेशन हुआ है, काफ़ी उसमें गिरावट आई। जी पवन जी, आखिर में सॉल्यूशन अब क्या करें, हम कहाँ जाएं? देखिए, सॉल्यूशन ये है कि हमें लोकतंत्र में विश्वास है। हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि ऐसी सरकार आए, और उस पर जब तक पब्लिक का प्रेशर नहीं होगा, इसलिए मैं कहता हूं मध्य वर्ग से हमेशा, और यहाँ बहुत से युवा लोग हैं, आप मुद्दों के साथ जुड़िए, उन्हें समझिए, केवल सिर्फ गुस्सा न दिखाइए, उसका कोई फायदा नहीं होता। जुड़िए और फिर पब्लिक प्रेशर डालिए और पूछिए सवाल कि आप ये कर सकते थे और आपने क्यों नहीं किया। नीतियां बननी चाहिए, काम शुरू से होना चाहिए। 10 साल के बाद इलेक्शंस के कगार पर आप बिल पर बिल पार्लियामेंट में करें प्रोड्यूस, इससे नहीं होता है। और सलमान सोज साहब, अभी आपकी बात सुन के उनको एक कोई नया पॉइंट अभी याद आया। सलमान साहब, आप कुछ कहना चाहते थे, वक्त हमारे पास खत्म हो रहा है, तो ये एक आखिरी पॉइंट आप क्या कहना चाह रहे हैं? नए पॉइंट की बात नहीं, बस ये कि जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं उनको हमको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। देखिए, जो इमर्जिंग मार्केट्स में इस वक्त करेंसी डिप्रिसिएशन हो रही है, वो इसलिए भी हो रही है क्योंकि अमेरिका में एक बहुत बड़ा मॉनेटरी पॉलिसी टूल यूज किया, बहुत अनकन्वेंशनल टूल यूज किया गया, जिसकी वजह से अब जो अमेरिका में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ रही है, वो पैसा कोशिश कर रहा है वापस जाने की, क्योंकि डॉलर जो है रिजर्व करेंसी, उसका घर असली अमेरिका है। तो ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही, बहुत सारे मुल्कों में हुआ है। हिंदुस्तान में ज्यादा भी इसलिए हुआ है क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट जो पिछले 2 साल से हमारा ज्यादा हुआ है, उसकी भी प्रॉब्लम है। डोमेस्टिक रीजंस भी हैं, मैं नहीं कहता कि सिर्फ इंटरनेशनल रीजन है, डोमेस्टिक रीजंस भी हैं। लेकिन आपने देखा होगा जो पिछले दिनों में कुछ कोऑपरेशन ऑपोजिशन और गवर्नमेंट की है, अगर यही कोऑपरेशन 1-2 साल से चल रहा होता तो मेरे ख्याल में इतनी भी नौबत नहीं आती। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आपका कोऑपरेशन विपक्ष का नहीं मिल रहा है। रोहित जी, आपको ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जो जैसा कह रहे थे वो एक चक्रव्यूह में फंस गए हैं? कार्यक्रम में शुरू में आपने कहा था कि उनकी बात सब दुनिया सुनती है। अभी वो सेंट पीटर्सबर्ग में हैं, जहां उन्होंने कहा है कि अमेरिका और जो विकसित देश हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और विकासशील देशों को इससे नुकसान हो रहा है। अब देखते हैं कि उनकी बात कितने लोग सुनते हैं। कोई नहीं सुनेगा। ये अपने राष्ट्र हित में हर किसी को एक्ट करने की उतनी ही आज़ादी है जितनी प्रधानमंत्री को उम्मीद है कि वो लोग अपनी बात छोड़ के हिंदुस्तान की बात सोचने लग जाएंगे। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कमी है कार्यान्वयन ना होना और जो सच्चाई है उससे मुंह मोड़ना। तो अगर आपकी ये मुहिम प्राइस पर है इस वीक, तो मैं कहूंगा कि प्राइस को सिर्फ एक आप काम करवा दीजिए, भारत भाग्य विधाता जो है 120 करोड़, उन्हें सही तस्वीर दिखवा दीजिए। आपका बहुत बड़ा योगदान है। चलिए रोहित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पवन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। और हम उम्मीद यही करते हैं कि जो चाबी जिसकी हम तलाश कर रहे थे वो रोहित जी ने एक बताया कि सही तस्वीर जो है वो लोगों के सामने पहली रखी जाए। और अलग अलग एक्सपर्ट्स ने अपने हिसाब से आपको ये भी बताया कि क्या कारण है और क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बस इतनी ही उम्मीद रखेंगे कि कम से कम 1 साल तक अब ये जो महंगाई है इस पर हम काबू पा सकें और आप आज के बाद और ज़्यादा गरीब ना हो।